हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। क्यारा वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, आज हम चर्चा करने वाले हैं गोट्स ब्रीड के बारे में, बकरी की नस्लों के बारे में, बकरी के संबंधित समस्त जो सामान्य जो जानकारी है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने पढ़ा था गाय की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उस पर हमने अध्ययन किया था, उनकी जो नस्लें थी उन पर हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हमने बैफेलो ब्रीड को देखा था। और आज का जो हमारा डिस्कस रहने वाला है वो किस पर चर्चा करने वाले हैं? गोट को लेके। या हम कहीं आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है किसकी? बकरी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम बकरी को पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार हमने देखा था कि गाय की जो नस्लें होती है, जो गाय होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। उसी प्रकार आज हम देखने वाले हैं कि बकरी कितने प्रकार की होती है। तो जैसे टाइप्स की बात करते हैं तो बकरी के जो टाइप्स की बात आती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसके दोनों टाइप्स की हम बात करते हैं। एक तो टाइप होता है इसका देसी प्रकार। कौन सा होता है? एक तो प्रकार की होती है देसी प्रकार की बकरियां, और दूसरी कौन सी होती है? विदेशी। दूसरी कौन सी होती है? विदेशी। अब देसी बकरियों को इंडिजिनस गोट कहा जाता है और इनको एक्जोटिक ब्रीड कहा जाता है। अब इन्हें किस लिए कहा जाता है विदेशी? क्योंकि ये इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो उद्भव है वो कहाँ से माना गया है? भारत से माना गया है। इसलिए इन्हें भारतीय बकरियों की नस्लें भी कहा जाता है, या हम कहें इन्हें भारतीय बकरी भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि इनका उत्पत्ति, इनका जो उद्भव है विदेशी नस्लों का या विदेशी बकरी की हम बात करें, ये कहाँ से होता है? इनका उत्पत्ति और उद्भव विदेशों से होता है, इसलिए इन्हें विदेशी बकरियां कहा जाता है। ये हो गए बकरी के 2 प्रकार, देसी और विदेशी। अब बात करते हैं कि जो देसी जो नस्ल की जो बकरियां हैं, कि देसी नस्ल की जो गोट्स में किस किस को शामिल किया गया है और विदेशी नस्ल की बकरी में किस किस को शामिल किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देसी की, कि जो बकरी की जो देसी नस्ल है उसमें कौन कौन सी ब्रीड को शामिल किया गया। नंबर 1 सबसे पहले आती है जमुनापारी। कौन सी आती है? जमुनापारी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बारबरी। कौन सी आती है? बारबरी। ठीक है, इसके अलावा जखराना। कौन सी आती है? जखराना। फिर आती है ब्लैक बंगाल। कौन सी आती है? ब्लैक बंगाल। फिर आती है बीटल। इसके अलावा चेंगू, चंगथांगी, और इसके अलावा मालाबारी, उस्मानाबादी और मेहसाणा। इन सभी को बकरी की देसी नस्लों में शामिल किया गया। कौन कौन सी नस्लें? जमुनापारी, बारबरी, जखराना, ब्लैक बंगाल, बीटल, चेंगू, चंगथांगी, मालाबारी, उस्मानाबादी और मेहसाणा। इन सभी नस्लों को किस में शामिल किया गया? देसी नस्ल की बकरियों में शामिल किया गया। चलिए अब देखते हैं कि विदेशी नस्ल में किसको शामिल किया गया है। विदेशी की बात करते हैं कि बकरी की जो विदेशी ब्रीड है उसमें कौन कौन सी नस्लों को शामिल किया गया। देखिए, सबसे पहले आती है कौन सी? सानेन। कौन सी आती है? सानेन। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अंगोरा। अंगोरा को भी किस में शामिल किया गया है? विदेशी ब्रीड में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो अल्पाइन होती है, अल्पाइन, इसको भी किस में शामिल किया गया है? विदेशी नस्ल की बकरियों में शामिल किया गया। इसके अलावा टोगनबर्थ। कौन सी आती है? टोगनबर्थ को भी विदेशी नस्ल में शामिल किया गया। इसके अलावा न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, और इनके अलावा आती है बोर। यानी कि ये सभी नस्लें कैसी हैं? बकरी की विदेशी ब्रीड। विदेशी ब्रीड में किस किस को शामिल किया गया है? सानेन, अंगोरा, अल्पाइंस, टोगनबर्थ, न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन और
बोर, ये सभी बकरी की ऐसी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से है, विदेशों से मानी गई है। ठीक है, और ये सभी जो ब्रीड है ये कैसी है, सारी की सारी देसी ब्रीड है गोट की। कौन कौन सी है, जमुनापारी, बारबरी, जखराना, ब्लैक बंगाल, बीटल, चेंगू, चंगथांगी, मलाबारी, उस्मानाबादी और महसाना। और ये सभी विदेशी सानेन, अंगोरा, अल्पाइन, स्टोगनवर्थ, न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन और बोर, ये सभी देसी और विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, अब जो बकरी की देसी और विदेशी नस्लों, इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बकरी से संबंधित जितनी भी सामान्य टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले हम उस पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो बकरी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले हम उस पर अध्ययन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बकरी है, बकरी को अदरवाइज किन किन नामों से जाना जाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि बकरी को और भी अन्य कई नाम है, कि इसको उपनाम में हम बात कर रहे हैं बकरी के जो उपनाम है, कि उपनाम में बकरी को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बकरी को किस किस नाम से जाना जाता है। अभी इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, गरीब की गाय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे वनस्पति का शत्रु, इसे वनस्पति का शत्रु भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे रनिंग डेयरी से बोला जाता है, या इसे डबल एटीएम, इन सभी उपनामों से बकरी को जाना जाता है। देखिए ये सभी क्या है, बकरी के उपनाम है। गरीब की गाय से बोला जाता है, वनस्पति का शत्रु से बोला जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज से कहा जाता है, रनिंग डेयरी से बोला जाता है और डबल एटीएम। इसके जो उपनाम हैं किन कारणों से पड़े हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो गरीब की गाय है इसे किस नाम से बोला जाता है, गरीब की गाय क्यों कहा जाता है अभी बकरी को। देखिए जो गाय होती है थोड़ी कॉस्टली होती है गरीब की तुलना में। जो पशुपालक है वो कम पैसे में और अधिक उत्पादन के रूप में बकरी को यूज करता है, इसी कारण से इसे गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। ठीक है, इसके अलावा वनस्पति का शत्रु किस लिए कहा जाता है, क्योंकि कि देखिए जितने भी पेड़ पर जो झाड़ियाँ होती है, पेड़ों की झाड़ियाँ होती हैं, उन पर जो छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं उनको बिल्कुल चूट चूट कर खाने का काम कौन करती है, बकरी करती है, इसलिए वनस्पति का शत्रु भी उसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। अब रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज क्यों कहा गया है इसको, देखिए जैसे मान लीजिए कभी भी जैसे दूध की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या करते हैं कभी कभी जैसे फील्ड में बकरी दिखी दूध निकाला और तुरंत क्या बना ली, चाय, इसलिए हमने क्या कहा अभी रेगिस्तान का ऐसे चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। रनिंग डेयरी इसलिए देखिए जैसे गाय भैंस क्या करती है दो टाइम, जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में दो टाइम दूध देती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं बकरी में जब मन किया तब क्या कर लिया दूध निकाल लिया, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रनिंग डेयरी बोला जाता है। डबल एटीएम किस लिए कहा जा रहा है अभी, क्योंकि डबल एटीएम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बकरी होती है उसे द्वितीय प्रयोजन के रूप में काम में लेते हैं। एक तो मिल्क प्रोडक्शन के रूप में हम इसे काम ले रहे हैं और दूसरा मांस उत्पादन के लिए भी इसे काम में लिया जाता है, इसलिए इसे डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे बकरी के उपनाम, किस कारण से पड़े हैं, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए गरीब की गाय, वनस्पति को चोट चोट कर खाना वनस्पति का शत्रु कहलाती है, कभी भी दूध निकाल लेते हैं रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रनिंग डेयरी कभी भी दूध दे देती है, डबल एटीएम दोनों द्वितीय प्रयोजनी के रूप में से काम में लिया जाता है, मांस के लिए भी और दूध के लिए भी, इसलिए इन सभी के नाम क्या ये सभी क्या है इसके उपनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अब बात करते हैं बकरी का जूलॉजिकल नेम, बकरी का जूलॉजिकल नेम कि बकरी को जूलॉजिकल नेम में किस नाम से जाना जाता है, इसे काप्रा हिरकस भी कहा जाता है, काप्रा हिरकस। यानी कि जूलॉजिकल नेम में बकरी को किस नाम से जाना जाता है, काप्रा हिरकस के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम की, कि बकरी में जो
गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बकरी के अंदर? 60 होती है। कितनी होती है? 60 होती है। इससे पहले हमने और देखा था कि गाय के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। जबकि भैंस में क्रोमोसोम की संख्या में अंतर पाया जाता है, रीवर में अलग था और स्वयं बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। ठीक है, तो बकरी में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसकी जो फैमिली होती है, इसका जो कुल होता है, बकरी का कुल या फैमिली की बात करें तो कुल क्या होता है इसका? बोविडी। कौन सा होता है? बोविडी। ठीक है, ये क्या हो गया? बकरी का कुल हो गया। ठीक है, इसके अलावा और देखें इनका जो समूह होता है, बकरी का समूह या हम कहें झुंड, झुंड या जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? ट्रिप। क्या कहलाता है? ट्रिप। या हम इसको कहें फ्लोक, या इसके अलावा इसे बैंड। ये सभी क्या कहलाते हैं? इसके समूह या झुंड कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके आवास की। बकरी का जो आवास होता है, आवास क्या कहलाता है? फोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? आवास फोल्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें किसकी हैं? बकरी से रिलेटेड। बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है कपरा हिरकस। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। कुल क्या कहलाता है उसका? बोविडी कहलाता है। समूह क्या कहलाता है? ट्रिप, फ्लोक या बैंड उसका समूह कहलाता है। और आवास क्या होता है उसका? फोल्ड होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, बकरी के लिए एक वर्ड्स यूज लिया जाता है। वर्ड्स है, एक टर्मिनोलॉजी यूज ली जाती है, ब्राउजिंग। कौन सी है भी? ब्राउजिंग। देखिए, ब्राउजिंग क्या होती है? देखिए, बकरी जो होती है आहार के रूप में क्या खाना ज़्यादातर पसंद करती है? जो पेड़, जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उनको चूट कर जाना ज़्यादा खाना पसंद करती है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि ब्राउजिंग की जो क्रिया होती है ये बकरी से रिलेटेड होती है। कि ब्राउजिंग होता क्या है? बकरी क्या करती है? अपने दोनों आगे के पाँव को टहनी के ऊपर रखती है और जो पेड़, जो झाड़ी की जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं अपने होठों के माध्यम से उनको चूट चूट कर खाना ही क्या कहलाता है? ब्राउजिंग की क्रिया कहलाती है। ठीक है, या हम कहें छोटी छोटी पत्तियों को चूट चूट कर खाना ब्राउजिंग कहलाता है। ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई ब्राउजिंग की क्रिया। या हम ये कहें कि बकरी जो है अपने शरीर भार का कितना शुष्क पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करती है। तो हम बात करें शुष्क पदार्थ के रूप में, शुष्क पदार्थ के रूप में बकरी अपने शरीर भार का 6 से 7% शुष्क पदार्थ, 6 से 7% शुष्क पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करती। जबकि गाय भैंसों की यदि हम बात करें, जो गाय भैंसें होती हैं वो अपने शरीर भार के अनुसार 2 से 3%, गाय व भैंस अपने शरीर भार का 2 से 3% शुष्क पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो बकरी भी अपने शरीर भार का 6 से 7% शुष्क पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करती है। जबकि हम बात करें गाय व भैंस अपने शरीर भार का 2 से 3% शुष्क पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार, NBAGR के अनुसार
जो बकरी की जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं भारत में, जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, उनकी संख्या कितनी है? किसके अनुसार? नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। क्या है? एक संस्थान है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। ये संस्था कहाँ है अभी? करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, जो पशुओं की नस्लों को पंजीकृत करने का कार्य करती है। यानी कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार बकरी की जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं, बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें, और ये अपडेटिंग डाटा है 31 अगस्त 2022 तक कि बकरी की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं उनकी संख्या कितनी है? 37। यानी कि 37 बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी इसकी नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है? 37। इससे पहले हमने देखा था कि गाय की जो रजिस्टर्ड नस्लों की संख्या कितनी थी? इससे पहले कितनी थी? 50, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 53 है। भैंस की हमने देखी कि वर्तमान में भैंसों की नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, और बकरी की कितनी है? 37। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बकरी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वयस्क नर और वयस्क मादा। देखिए, वयस्क नर हम किसे कहेंगे और वयस्क मादा हम किसे कहेंगे, या वयस्क नर को हम क्या बोलेंगे और वयस्क मादा को हम क्या बोलेंगे? तो वयस्क नर को कहा जाता है बक और मादा को कहा जाता है दोय। ठीक है, इसको याद करने के लिए हमने एक वर्ड लिया है यहाँ पर। वर्ड क्या है? बक दो। क्या है भाई? बक दो। ठीक है, यानी कि जब भी कोई भी हमें डिस्कस में कोई बात कहनी होती है तो हम कहते हैं फटाफट से बक दो। तो इस वर्ड से हम ले सकते हैं बक तो किसके लिए यूज लिया गया यहाँ पर? नर के लिए यूज लिया गया है। और दोय किसके लिए यूज लिया गया यहाँ पर? फीमेल के लिए, मादा के लिए यहाँ पर यूज लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अपन इसे याद कर सकते हैं। वयस्क नर को हम क्या कहते हैं? भी बकरे में बक कहा जाता है, और वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? दोय कहा जाता है। इनका जो बच्चा होता है, बकरी का जो बच्चा होता है, बच्चे को क्या कहता है भाई? किड कहा जाता है। बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं जो कास्टेड जो नर होता है, या हम कहें बधियाकृत नर। बधियाकृत नर को हम क्या कहेंगे भी? जो बधियाकृत नर होता है उसे या तो वेदर कहते हैं या फिर वेडर। वेदर या वेदर कहा जाता है। ठीक है, बधियाकृत नर क्या कहलाता है? वेदर या वेडर कहलाता है। जबकि बधियाकृत जो मादा होती है, बधियाकृत जो मादा होती है उसे हम क्या कहेंगे? जितने भी बधियाकृत जो मादाएं होती हैं उनको स्पेड कहा जाता है, स्पेइंग कहा जाता है। स्पेड या स्पेइंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। वयस्क नर को हम क्या कह रहे हैं? बक कहा जाता है। वयस्क मादा को दोय कहा जाता है। बच्चा क्या कहलाएगा? बकरी का किड कहलाएगा। बधियाकृत नर वेदर या वेडर कहलाता है। मादा क्या कहलाती है? स्पेड या स्पेइंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि बकरी में जो मैथुन की क्रिया है या समागम की क्रिया नेक्स्ट आती है। बकरी में मैथुन की क्रिया या समागम या संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। यानी कि बकरी में मैथुन की क्रिया, समागम की क्रिया या संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। इसके अलावा देखते हैं बकरी के ब्याने की क्रिया, क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है।
क्या कहलाती है? बकरी में ब्याने की क्रिया किडिंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा देते हैं कि बकरी का जो मांस होता है, बकरी का मांस, बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चेवन कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं ड्रेसिंग परसेंट, ड्रेसिंग परसेंट कि बकरी के मांस में ड्रेसिंग परसेंट कितना होता है? 49, यानी कि 49% क्या होता है उसमें? ड्रेसिंग परसेंट होता है। अब ये ड्रेसिंग परसेंट क्या होता है? यानी कि शरीर के कुल भार का जो मांस प्रतिशत होता है वो कितना होता है बकरी के अंदर? 49% होता है, यानी कि 49% होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि बकरी का आवाज करना क्या कहलाता है? बकरी का आवाज करना, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बकरी का आवाज करना क्या कहलाता है? ब्लीटिंग कहलाता है, या हम कहें से मिमियाना। बकरी का आवाज करना क्या कहलाता है? ब्लीटिंग कहलाता है या मिमियाना कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं बकरी का आवाज करना क्या कहलाएगा भी? मिमियाना कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है कि गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड कि जो गर्भकाल अवधि होती है, गर्भकाल अवधि कि बकरी के अंदर जो गर्भकाल अवधि का जो समय होता है वो कितने दिन का होता है? पहले तो देखते हैं कि गर्भकाल होता क्या है। गर्भधारण से लेकर और प्रसव तक के जो बीच का समय होता है, कौन सा समय कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, गर्भकाल अवधि का समय कहलाता है। जो बकरी में कितने दिन का होता है? 145 से 155 डेज का होता है। कितने होता है अभी? 145 से 155 डेज का होता है। एक लगभग हम क्राइटेरिया में कह सकते हैं कि लगभग बकरी में गेस्टेशन पीरियड की जो अवधि होती है कितने डेज की होती है? 150 डेज की, यानी कि 150 दिन की, 150 दिन की होती है। ठीक है, यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड की जो अवधि होती है बकरी में, एक एवरेज हमने लिया यहाँ पे, कितने दिन की होती है? 150 दिन की होती है, 150 दिन की होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं कि बकरी का जो शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कि बकरी के शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? यदि फ़ारेनहाइट में हम देखें तो फ़ारेनहाइट में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? बकरी के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट यानी कि बकरी की जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 बार प्रति मिनट, यानी कि बकरी की जो श्वसन दर, रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो कितनी होती है? 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। इसके अलावा हम देखें पल्स रेट, पल्स दर ये कितनी होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी किसकी? हमने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात की है, रेस्पिरेटरी रेट की बात की है, श्वसन दर कितनी होती है और पल्स रेट बकरी के अंदर कितनी होती है। इसके बाद में देखते हैं हम जो प्यूबर्टी एज होती है बकरी की, यानी कि यौनावस्था जो होती है वो कब आरंभ होती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्यूबर्टी, यौन अवस्था। ठीक है, इसके अलावा साथ ही हम देखेंगे स्ट्रेस साइकिल या हम कहेंगे मध चक्र। इसके अलावा स्ट्रेस पीरियड, मध्यकाल अवधि,
देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूबर्टी या यौवन अवस्था। यौवन अवस्था क्या होती है? यौवन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें नर पशु में शुक्राणु और मादा पशु से अंडाणु का निर्माण आरंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या हम कहें नर व मादा के जो लैंगिक अंग होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाती है या यौवन अवस्था कहलाती है। जो बकरी में कब आरंभ होती है उसका समय क्या होता है? 7 से 10 माह, यानी कि प्यूबर्टी का जो टाइम होता है वो कितना होता है बकरी के अंदर? 7 से 10 माह का होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है और मध्यकाल की अवधि कितने समय की होती है, दोनों पर देखते हैं। मध्य चक्र की जो अवधि होती है कितने दिन की होती है? 20 दिन की होती है, जबकि मध्यकाल का जो समय होता है वो कितना होता है? 24 से 48 घंटे। कितना होता है? 24 से 48 घंटे का समय होता है। देखिए, हम देख रहे हैं कि मध्यकाल क्या होता है कि मादा पशु की कैसी अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान मादा पशु जो होता है नर पशु के साथ में लैंगिक संपर्क बनाने के लिए या फिर हम संभोग करने के लिए इच्छा प्रकट करता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? मध्यकाल की अवस्था कहते हैं, जो बकरी के अंदर कितने घंटे की होती है? 24 से 48 घंटे की होती है, या हम कहें 1 से 2 दिन की होती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि मध्य चक्र क्या होता है। अभी जो मध्यकाल के जो बीच की दूरी होती है, दो मध्यकाल के बीच की दूरी मध्य चक्र अवधि कहलाती है, और मध्य चक्र अवधि का जो समय होता है बकरी के अंदर कितने दिन का होता है? 20 दिन का होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? बकरी के अंदर प्यूबर्टी अवस्था की, एस्ट्रस साइकिल की और एस्ट्रस पीरियड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भी? मखदूम कहाँ पड़ता है? मथुरा में। यानी कि जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट, ये कहाँ पे है भी? मखदूम मथुरा में। कहाँ पर है? मखदूम मथुरा में। आप देखते हैं भी बकरी के अंदर जो बकरा होता है नर जो पशु होता है उसमें बधियाकरण की उम्र, बधियाकरण की उम्र, यानी कि बकरी के अंदर जो बधियाकरण की जो उम्र होती है वो कितना समय उसका माना गया है? 2 से 4 सप्ताह का। यानी कि बधियाकरण का जो समय माना गया है बकरी के अंदर कितना माना गया है? 2 से 4 सप्ताह का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि विनिंग क्या होती है। विनिंग नेक्स्ट आती है विनिंग। देखिए, बच्चे को मां से अलग रखकर पालना ही क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। और इस विनिंग का जो टाइमिंग होता है कितने समय का होता है? अभी कितने समय बाद हम विनिंग की प्रक्रिया को दोहराते हैं? 12 से 14 सप्ताह बाद। यानी कि मां से अलग रखकर बच्चे को पालना ही क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। और विनिंग के लिए जो उम्र का निर्धारण किया गया है 12 से 14 सप्ताह का इसका टाइमिंग होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कस था कि बकरी को लेके, तो बकरी की जो संपूर्ण जानकारी थी उस पर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी बकरी के लिए जो काम में ली जाती है उस पर हमने डिस्कस किया है। और जो बकरी की जो देसी और विदेशी नस्लें हैं उन पर भी हम संपूर्ण रूप से विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।